नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ मैं आपको करवाने वाला हूँ पीवाईक्यू सीरीज का अगला चैप्टर, जो कि है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 17 के ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है ना, वो इंडियन सोसाइटी का रहा है। हालांकि हम लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि हम लोगों को इक्वलिटी देनी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें देनी है। पर वो कैसे देनी है, प्रियम्बल के अंदर हमने लिख तो दिया था, तो हमने राइट टू इक्वलिटी बनाए। तो 14, 15, 16 के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और कैसे इक्वलिटी को हम लोग यूज करेंगे। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। कैसे ये हुआ, जहां पे विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम लोग अलग से लॉ बना सकते थे, एससीज एंड एसटीज के लिए बना सकते थे, सब्सिक्वेंटली ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसीज के लिए भी बना सकते थे। तो हम लोगों ने क्लास डिफ्रेंशिएशन किया और उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए। ठीक वैसे ही जब 14, 15, 16 एक बार खत्म हो गया तो आर्टिकल 17 की जब बारी आई, तो आर्टिकल 17 हमारे ड्राफ्ट आर्टिकल 11 से जुड़ा हुआ है। ड्राफ्ट आर्टिकल 11 का मतलब यह है कि जो एक खाका तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बैठते टाइम, तो उस टाइम ड्राफ्ट आर्टिकल 11 के ऊपर हुई थी बहस। क्या हुई थी? डिबेट। और ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिबेट में से एक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो ये कहता है कि एबॉलिश कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए किसको? अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी को। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता आखिर होती क्या है? छुआछूत। इंडियन सोसाइटी के अंदर या फिर आज के टाइम में जो भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहां पे हम लोगों ने देखा कि एक टाइम ऐसा आया था जहां पे जाति के आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर छुआछूत भी होने लगी थी। इनफैक्ट ये इस लेवल तक थी कि कुछ मंदिरों, कुओं या फिर स्कूल्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर कास्ट के या क्लास के लोगों को आना जाना भी मना था। तो हमने जब अपना नया संविधान बनाया देश के लिए, तो उस टाइम ये सुनिश्चित किया कि आर्टिकल 17, उस टाइम ड्राफ्ट आर्टिकल 11 था, आर्टिकल 17 के अंदर, 17 के अंदर हम साफ साफ बोले कि हम लोग अनटचेबिलिटी तो चाहते ही नहीं है। और ये किससे एकदम सिंक कर रहा था? ये सिंक कर रहा था प्रियम्बल के इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस वाले पार्ट से। तो इसके ऊपर बहस कोई यहां पे हुई नहीं। हालांकि एक बहस हुई थी, क्या? अनटचेबिलिटी जो टर्म है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ये जो टर्म है अनटचेबिलिटी, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत वहां पे कुछ लोगों को महसूस हुई कि यार इसको डिफाइन कर दो, अनटचेबिलिटी है क्या। जैसे मान लीजिए मैं अपने कमरे में सो रहा हूं, कमरा लगा के, अब कोई मेरे कमरे में घुसना चाह रहा है और मैं उसे मना करूं कि नहीं, आप मेरे कमरे में नहीं आ सकते, तो क्या उसे भी अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी कहा जाएगा? तो इस चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो बाद में पूरी की पूरी जो संसदीय समिति थी, पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने पूरा का पूरा साथ में ये कहा कि अनटचेबिलिटी जो है ना, वो हिस्टोरिकल टर्म्स के अंदर समझना है। कैसे समझना है? हिस्टोरिकल टर्म में। डिफाइंड नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड इन हिस्टोरिकल एंड सोशल टर्म्स। क्यों मैंने इतना समझाया? क्योंकि ये सबसे मूल रूप में अपना एक छोटा सा आर्टिकल है कि एबॉलिश कर दो अनटचेबिलिटी को, और उसके बाद में गवर्नमेंट को पावर भी दे दी गई, पार्लियामेंट को पावर भी दे दी गई कि आप पार्लियामेंट में आप अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए सब्सिक्वेंटली लॉज भी बना सकते हैं। तो 1955 के अंदर बना था अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए। फिर उसके बाद में सिविल राइट्स एक्ट आया, फिर एससी एसटी एक्ट आया। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस एमसीक्यू सेशन में। पूरे टाइम साथ बने रहना है, और फिर उसके बाद में हम सब लोग मास्टर हो जाएंगे। मास्टर किसमें? आर्टिकल 17 के अंदर। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, एकदम आसान, सब आप आंसर कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने बात की आर्टिकल 17। सिंपल है,
शुरुआत भाई यहीं से होगी ना। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं तो सही कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है। दूसरा देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 17 इंक्लूडेड। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 17 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अस्पृश्यता उन्मूलन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि हमने उसे सीधे फंडामेंटल राइट में ही रखा, हमने कहीं और रखा भी नहीं, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो और फंडामेंटल राइट आता है हमारा पार्ट 3 में। याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार पार्ट 3 में आते हैं। हमेशा याद रखेंगे, पार्ट्स जो हैं वो रोमन के अंदर लिखे जाएंगे, जैसे 2 ऐसे है, 3 ऐसे है, 4 5 रोमन नंबर्स में पार्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन विच ईयर। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट हमारा ऐसा पहला एक्ट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे ना, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है कि इस अपराध की इतनी सजा होगी, ठीक है। अपराध बनाना और उसकी सजा देना अलग सब्सिक्वेंट एक्ट से आता है, ठीक है। तो एक्ट बनाया हम लोगों ने, कब बनाया? 1955 में। कब बनाया? 1955 में हमने एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट का नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। सब्सिक्वेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। आज के टाइम में हम लोग अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नहीं बोलते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। कैटेगरी पूछी गई है, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। कैटेगरी मतलब काफी टाइप के, जैसे फंडामेंटल राइट में भी काफी टाइप के राइट्स है ना, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू अप्रोच कोर्ट है ना। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी कैटेगरी के में आता है ये फंडामेंटल राइट की, तो राइट टू इक्वलिटी। छुआछूत मुझे हटाना है, क्यों हटाना है? क्योंकि सब समान है, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन इन। अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध है, किस फॉर्म में? पब्लिक प्लेसेस ओनली, केवल सार्वजनिक स्थानों पर, प्राइवेट प्लेसेस ओनली, केवल निजी स्थानों पर, एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, गवर्नमेंट ऑफिसेज ओनली, केवल सरकारी कार्यालयों में, किसी भी फॉर्म में। यूनिवर्सल आर्टिकल है ये, एकदम मतलब अपने अंदर सब कुछ ले आता है। किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा प्राइवेट प्लेसेस पे, नहीं भाई, प्राइवेट प्लेसेस पे भी नहीं कर सकते। कोई आपके घर आया और आप बाकी लोगों को तो चेयर्स पे बिठा रहे हैं और कुछ लोगों को बोलते हैं आप चेयर पे नहीं बैठ सकते, अरे वो खराब है, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, Who has the power to make laws for the punishment of offenses under Article 17? Article 17 में मैंने मना तो कर दिया कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता आप नहीं करेंगे, छुआछूत आप नहीं करेंगे, पर उसकी पनिशमेंट जो है वो कौन, पनिशमेंट के लिए लॉज कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट। कौन? सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी बता देता हूं। आर्टिकल 35 हमें यह पावर देता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है, इनेक्ट कर सकता है लॉज को या फिर एक्ट्स को, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास में ये पावर है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में ये पावर है, विधानसभा के पास में ये पावर नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए, इज दिस राइट अंडर आर्टिकल 17 अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स? क्या अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है? देखिए, कुछ गिने चुने ही ऐसे आर्टिकल हैं जो कि प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, उसके अंदर आर्टिकल 17 भी आता है। तो सबसे पहले तो इसे बोलिए हाँ, कि हाँ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए कि आपके पास में राइट टू लाइफ है। क्या है? राइट टू लाइफ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो मुझे मारना चाह रहा है, मेरे पीछे चाकू लेके दौड़ रहा है, या फिर डेली मेरा इंतजार करता है कि इस रास्ते से गुजरेगा तो इस आदमी को मार दूंगा। अगर ऐसा उसके मन में, तो थ्रेट किसे है? मेरी लाइफ को है। तो क्या मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, रिट फाइल करूंगा फंडामेंटल राइट्स के लिए, या फिर पुलिस के पास में जाऊंगा? पुलिस के पास में जाऊंगा। हाई कोर्ट के पास में जाऊंगा तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा? अगर आपको स्टेट से कोई प्रॉब्लम है,
अगर आपका जो राइट है वो अगर स्टेट वायलेट कर रही है, स्टेट कौन सा, जो आर्टिकल 12 में बताया हुआ है, ठीक है, अगर स्टेट आपका राइट वायलेट कर रही है तो ही आप हमारे पास में आइए। कोई आदमी आपको, प्राइवेट इंडिविजुअल आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, ठीक है। पर आर्टिकल 17 इसमें क्या कहते हैं, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, पर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी जो है ये प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है, ठीक है। यहां लिख देता हूं प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इज रिलेटेड टू, जो 1955 का हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट था, उसी को बाद में जाके हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट का नाम दे दिया था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, प्रोस्पेरिटी राइट या चाइल्ड लेबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसी 1955 वाले एक्ट का नाम हम लोगों ने बदल दिया था और कर दिया था क्या, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई के अंत से जुड़ा है, एंड ऑफ सती, एंड ऑफ डाउरी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज। देखिए अभी हम लोग आर्टिकल 17 पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसा है, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं सर, पर ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हालांकि बहुत ज्यादा हाई लेवल एग्जाम नहीं था, बट प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत, अस्पृश्यता के अंत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कैन अनटचेबिलिटी बी प्रैक्टिस्ड इफ अ रिलीजियस टेक्स्ट अलाउज इट, क्या अस्पृश्यता का आचरण किया जा सकता है यदि कोई धार्मिक ग्रंथ इसकी अनुमति देता है? हां, नहीं, केवल मंदिरों में या फिर डीएम की अनुमति से। क्या बताया था, यूनिवर्सल राइट है, किसी भी फॉर्म के अंदर किसी भी, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, अनटचेबिलिटी के अंदर कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेड है ही नहीं। तो क्या रिलीजियस ग्राउंड पे एक्सेप्टेड होगी? नहीं, तो ये कर दिया मैंने आंसर बी, किसी भी ग्राउंड पे अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेड है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष कर दिया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 1955 वाला एक्ट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट, इसका नाम कर दिया गया था, जो कि आज भी है, आज भी है, ठीक है, 1976 के अंदर। कब कर दिया गया था? 1976 के अंदर इसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऑफेंसेज आर, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराध है कॉग्निजिबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड कंपाउंडेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। देखिए ये थोड़ा लीगल टर्म्स में हो गया, हालांकि ये पीवाईक्यू जो है वो जेलो से आया, जूनियर लीगल ऑफिसर से आया है, पर इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है जब पीवाईक्यू सीरीज करवा रहे हैं तो कहीं भी आया हो, आरपीएससी ने करवाया हो, आरएसएम एसएसबी ने करवाया हो, या किसी और ने करवाया हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम ने करवाया हो, तो हमें तो क्वेश्चन लेने हैं। मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कॉग्निजिबल का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस जो है वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना जो है आपकी जब्ती हो सकती है, आपको कैद किया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? नॉन कंपाउंडेबल का मतलब मैं कहां लिख दूं, चलिए ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है आउटसाइड कोर्ट, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इसमें अलाउ नहीं होता है। कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट होता है, पैसे लेके जो ले दे के जो राजीनामा होता है, इस ऑफेंस के अंदर अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में पकड़े गए तो फिर आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नॉट अलाउड। कुल मिला के अगर साफ भाषा में कहा जाए तो राजीनामा
नहीं हो सकता है, राजीनामा नहीं हो सकता है। याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि राजीनामा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरी कार पे पत्थर फेंका, ठीक है, जानबूझ के। एक बार तो गुस्से में हो गया, दोनों लोगों ने क्या कहते हैं लड़ाई कर ली, मेरी कार का कांच फोड़ दिया। जब कोर्ट गए 1-1.5 महीना हो गया, तो हमने सोचा यार दोनों लोग कोर्ट आ रहे हैं, अपना अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हमने जज साहब को बोला कि जज साहब एक काम करते हैं, हम कोर्ट के बाहर सेटल कर लेंगे। बाहर आता हूं, मैं बोलता हूं कि देख भाई एक काम कर, 5,000 रुपए मेरे गाड़ी के कांच के दे दे, और 2,000 रुपए जो है मेरे आने जाने का दे दे खर्चा। 7,000 रुपए मुझे दे देगा तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा। अगला बोलता है कि ये केस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, छुट्टी लेके मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, एक दिमागी टेंशन है। तो वो भी बोलता है कि 7 की बजाय तू 10,000 ले ले भाई, तो 10,000 ले ले, 10,000 के अंदर सेटल करते हैं और इस केस को खत्म कर देते हैं। तो ये होता है राजीनामा, ठीक है। तो ये अलाउड होता है। पर कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या फिर अनटचेबिलिटी वाला केस हो गया, छुआछूत वाला केस हो गया, SC/ST एक्ट वाला केस हो गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंपाउंडेबल होते ही नहीं ऑफेंस। आप भले ही 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। आप आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कॉग्निजेबल का मतलब यह है, पुलिस 2 तरीके से अरेस्ट करती है। अगर छोटा मोटा अपराध है तो पहले वो वारंट लेके आती है और फिर अरेस्ट करती है। और अगर बड़ा अपराध होता है, अब जैसे पुलिस वाले को पता पड़ा किसी ने मर्डर कर दिया है किसी का, तो वो थोड़ी वारंट लेने के लिए भागेगा, इतने में तो आपका अपराधी फरार हो जाएगा, अक्यूज जो है वो फरार हो जाएगा। तो पुलिस क्या करती है, बाद में लिखित कार्रवाई कर लेगी, पहले जाके अपने अपराधी को पकड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये कॉग्निजिबल भी है। इसका मतलब वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस को आपको पकड़ने के लिए, और एक बार पकड़े गए तो आप राजीनामा भी नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वर्ड्स को जरूर याद करें, संज्ञेय और अशमनीय अपराध होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूं। चलिए, वेयर इज द टर्म अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी कहां पे डिफाइंड है? अनटचेबिलिटी लिखा हुआ जरूर है, पर उसे डेफिनेशन नहीं दी गई है। ना आर्टिकल 17 में है, ना 366 में है, ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में है, ना ही यह परिभाषित नहीं है। सॉरी, लास्ट वाला ये कह रहा है कि यह परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सही, यह परिभाषित नहीं है, ठीक है। शुरू में ही मैंने बताया था अनटचेबिलिटी कहीं पे डिफाइंड नहीं है। इसको आप कैसे याद करेंगे? ड्राफ्ट आर्टिकल, आर्टिकल 11 नहीं, ड्राफ्ट आर्टिकल 11 जो कि प्रेजेंट डे आर्टिकल 17 है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर अनटचेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कहा गया था। बट अल्टीमेटली नो डेफिनेशन वॉज गिवन, नो डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा नहीं दी गई थी। याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर डिबेट हुई थी पहले जब संविधान बन रहा था। पनिशमेंट फॉर द फर्स्ट ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इंक्लूड्स नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत पहले अपराध के लिए सजा में शामिल है सिर्फ फाइन, सिर्फ कारावास, 1 महीने से 6 महीने तक का कारावास और फाइन, डेथ पेनल्टी क्या होती है? देखिए भाई, यहां बात सिर्फ फर्स्ट ऑफेंस की हो रही है। किसकी हो रही है? फर्स्ट ऑफेंस की हो रही है। तो मिनिमम 1 महीने का कारावास तो होगा ही, मैक्सिमम 6 महीने तक का कारावास हो सकता है। साथ ही साथ 500 से 1000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। तो कारावास भी होगा और फाइन भी होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, which committee was appointed by the government of India in 1965 to examine the working of the Untouchability Offences Act 1955? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के कामकाज की जांच करने के लिए 1965 में भारत सरकार द्वारा किस समिति की नियुक्ति की गई? अशोक मेहता कमेटी, इलाया पेरुमल कमेटी, वर्मा कमेटी, या फिर मंडल कमेटी, मंडल समिति? किसका किया गया था बच्चों? तो ये एलाया पेरुमल कमेटी। कौन सी कमेटी थी बच्चों? एलाया पेरुमल कमेटी। याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा नाम
पढ़ने में मेरे लिए भी डिफिकल्ट हुआ था शुरुआत में, आपके लिए भी हो सकता है, पर नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 17 इज कंसिडर्ड अ सेल्फ एग्जीक्यूटरी प्रोविजन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? अनुच्छेद 17 को स्वनिष्पादित प्रावधान माना जाता है, क्या यह कथन सही है? यस, कंप्लीटली, हाँ पूरी तरह से। नो, इट रिक्वायर्स अ लॉ फॉर पनिशमेंट, नहीं, इसके लिए सजा हेतु कानून की आवश्यकता है। ओनली इन यूनियन टेरिटरीज, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, आर्टिकल 17 के अंदर, आर्टिकल 17 में सिर्फ मना किया गया है, पर इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई है, इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई है। पनिशमेंट किसमें बताई गई है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 से पावर लेके एक एक्ट इनेक्ट किया गया, जो कि प्रेजेंट डे क्या कहलाता है? यह कहलाता है सिविल राइट्स एक्ट जो है वो कहलाता है, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 कहलाता है। एक एक्ट इनेक्ट किया गया और इसमें जाके पनिशमेंट दी गई थी। इस पनिशमेंट को हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा भी था, ठीक है। तो आर्टिकल 17 थोड़ी बोलता है कि 1 महीने से 6 महीने की जेल होगी, आर्टिकल 17 नहीं, जो आर्टिकल 17 के हवाले से हमने एक्ट बनाया उसके अंदर, इसलिए नो इट रिक्वायर्स अ लॉ, नहीं, इसके लिए एक अलग से कानून की आवश्यकता है। किसके लिए? सजा देने के लिए, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं तो मजा है, खाली रट रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि रटना बहुत बार पढ़ेगा, पढ़ना सिर्फ एक बार पढ़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट? इनमें से कौन सा एक ऑफेंस नहीं माना जाता है, अपराध नहीं माना जाता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर? अच्छा, ये एक्ट के आगे भी ना हम लोग 1955 ही लिखते हैं, ठीक है। हालांकि मेन जो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट था उसके आगे भी 55 है, ये बाद में बना जरूर, पर इसके आगे भी हम लोग 55 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने एक्ट का नाम ही चेंज हुआ था, ये नया एक्ट नहीं आया था, ठीक है। याद रखेंगे, ये नया एक्ट नहीं है, सिर्फ पुराने एक्ट का नाम चेंज हुआ और थोड़े से प्रोविजंस को चेंज किया, अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल, ये तो अनटचेबिलिटी हो गई, हमें तो नॉट ढूंढना है। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स, सामान बेचने से मना करना। रिफ्यूजिंग टू एडमिट अ स्टूडेंट टू स्कूल, ये भी अनटचेबिलिटी है। रिफ्यूजिंग टू मैरी अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करने से मना करना, ये अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए अलग ऑफेंस है, इसके लिए अलग ऑफेंस है। किसी लड़की को शादी का वादा कर दिया और वादा करने के बाद में फिर मुकर जाना, उसके लिए अलग ऑफेंस है, ठीक है, प्रॉमिस टू मैरी वाला। पर अनटचेबिलिटी के अंदर ये नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑफेंस नहीं है, ये इस एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी तीनों तो क्या कहते हैं, ऑफेंस होंगे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 17 द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू, अनुच्छेद 17 के तहत सुरक्षा किसे उपलब्ध है? सिर्फ शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू अनटचेबिलिटी, या फिर सिर्फ हिंदुओं को? मैंने क्या कहा, एकदम यूनिवर्सल आर्टिकल है। आर्टिकल 17 तो बात ही नहीं करता है कि बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कुछ नहीं बोलता है। आर्टिकल 17 बोलता है कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म, ठीक है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से छुआछूत, अस्पृश्यता हो ही नहीं सकती। कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का शिकार होने वाले किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 17 का सहारा मिल जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनएचआरसी या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एक्ट बनाने का काम किसका है? एक्ट बनाने का काम है पार्लियामेंट का, जो कि सेंटर में बैठी है। पर यह एक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, यह किसका काम है देखना? यह देखना काम है स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों है भाई राज्य सरकारों के पास में? एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, तो फिर इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इसका कार्यान्वयन है, ये क्या कहते हैं, राज्य सरकार के पास में। क्यों है ये? इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के पास में ही लॉ एंड ऑर्डर का काम रहता है। किसका काम रहता है? पुलिस किसके पास में? भारत पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट का नाम होता है ना। तो इसलिए
हालांकि दिल्ली पुलिस पे तो सीधे गृह मंत्रालय देखता है, दिल्ली पुलिस को इसको हटा देते, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। गोवा पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, तो स्टेट का नाम होता है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। इसलिए इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो किसे देखना है, स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, ठीक है। आर्टिकल 17 इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ, अनुच्छेद 17 किसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, केवल राज्य, केवल व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति दोनों, केवल धार्मिक संस्थान। मैंने आपको क्या बताया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो पूरा का पूरा पार्ट 3 है, ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। ये क्या है, ये स्टेट पर एक ऑब्लिगेशन है, पर आर्टिकल 17 स्टेट पे तो एक ऑब्लिगेशन है ही, 17 स्टेट पर तो ऑब्लिगेशन है ही, प्लस साथ ही साथ इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन करता है। स्टेट पे तो रहेगा ही, फंडामेंटल राइट तो पूरा ही स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ये आर्टिकल 17 तो साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से भी ऑब्लिगेशन करता है, ठीक है। तो बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स यहां पे सही आंसर होगा, राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ ये काम करता है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, क्या यह पूरे भारत में इसका विस्तार है, हां जी बिल्कुल है, सही कर दीजिए। इट वॉज रीनेम्ड इन 1976, हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट है उसी का तो नाम बदला गया था। कब बदला गया था, 1976 के अंदर। जब दोनों बात सही है तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following fundamental rights cannot be suspended even during a national emergency? कौन सा जो यहां पे चलिए यहां पे आंसर भी दे दिया है। खैर, क्या कह रहा है कि वैसे तो 20 और 21 जब भी इमरजेंसी होती है, मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूं, यहां पे यस कर देता हूं। क्वेश्चन है, डज आर्टिकल 17 गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सॉरी यस नहीं, नो होगा। इमरजेंसी के टाइम भी आर्टिकल 17 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए, आर्टिकल 20 एंड 21 तो सस्पेंड नहीं होते हैं, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। पर आर्टिकल 17 की बात नहीं हुई है, पर आर्टिकल 17 और 18 तो किसी हाल उसको सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए उसकी बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 17 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैच करना है लिस्ट को। लिस्ट 1 में दिया गया है केस लॉ या फिर एक्ट, और लिस्ट 2 के अंदर दिया गया है ईयर और आर्टिकल, ठीक है। पीसीआर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, रीनेमिंग कब हुई थी, 1976 में, 1976 के अंदर, 1976 लिखा है 2 पे, तो इसके आगे लिख दो 2। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम या फिर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये कब आया था, 1989 में, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 3। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहां दिया गया है, आर्टिकल 17 के अंदर, तो यहां मैं लिख देता हूं 1। तो A2 B3 C1 कहीं लिखा हुआ है क्या, पहले में ही लिखा हुआ है, चलो A2 B3 C1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिविल राइट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 मींस एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत नागरिक अधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति को निम्न कारण से प्राप्त कोई भी अधिकार, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, संरक्षण किसके अंडर प्राप्त है, ये जो हमने पूरा पूरा एक्ट बनाया 1955 वाला, हालांकि इसका नाम 1976 में चेंज करके सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया था, ये 1955 वाला एक्ट जो है वो किसके कहने पे बना, आर्टिकल 17 के कहने पे बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर डीम्ड एज ऑफेंस अंडर अनटचेबिलिटी। इन तीन में से कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसे अस्पृश्यता के तहत अपराध माना जाएगा। पहला हमारा कह रहा है प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग इन अ पब्लिक टेम्पल, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिर में पूजा करने से रोकना। हां जी, ये तो अस्पृश्यता है, ये तो है अस्पृश्यता, ठीक है। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन फिलोसॉफिकल ग्राउंड, दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, यह भी नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। ऐसा नहीं कि फिजिकल फॉर्म में कि मैं आपको घुसने नहीं दे रहा हूं, किसी भी फॉर्म में अगर मैं भड़का भी रहा हूं, किसी को कह भी रहा हूं कि अरे इससे क्यों बात कर रहे हो, इससे तो छुआछूत करनी है, तो मैं भड़का भी रहा हूं। अगर हमारे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड और फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे मैं किसी को कह रहा हूं तो वो भी अनटचेबिलिटी है, तो ये भी सही है, ये भी एक ऑफेंस है। डिनाइंग एक्सेस टू अ शॉप, किसी दुकान तक पहुंच से इनकार करना कि आप मेरी दुकान पे नहीं आ सकते, यह भी एक अनटचेबिलिटी के अंदर आता है। तो कौन सा वाला सही होगा? तीनों सही है, डी 1 2 3 तीनों हो जाएंगे सही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके पार्ट 2 का इंतजार करिए, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको हायर लेवल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है तो 2x पे देखें, पर मुझे लगता है कि जब आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास पढ़ाई के लिए ही अगर टाइम कम है तब तो ईश्वर से बोलिए कि दिन को 24 की बजाय 48 घंटे का करे, बाकी तो 2x पे देखिए। पर एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार जरूर देखें, भले ही दूसरी बार 2x पे देख लीजिए या दोनों बार ही 2x पे देख लीजिए। आपका काम पढ़ना है, नहीं मन कर रहा है यहां से पढ़ने का, जिस टीचर से मन कर रहा है उससे पढ़िए, पर आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम निकालना है तो पढ़िए जरूर, और कुछ नहीं चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हम लोग लगातार आपके लिए ऐसी चीजें लाते जा रहे हैं, तो आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे दबा के बेल आइकन दबा दीजिए। यूट्यूब ने ये इसीलिए क्या कहते हैं आपको ये फीचर दिया है कि ऐसे चैनल्स जिनकी वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस है ना, आपकी एल्गोरिदम की अलग सजेशन है, आपके फ्रेंड्स के एल्गोरिदम भी जुड़ते हैं आपकी वॉल पे, YouTube की जो वॉल है, प्लस क्या कहते हैं जो देश भर में ट्रेंडिंग वीडियोस हैं वो भी दिखते हैं। इस बीच में, इस पूरी भीड़ में कहीं इस चैनल के, आपके पसंदीदा चैनल के वीडियो खो नहीं जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होता है, ठीक है। चलिए एक और चीज, अभी तक क्या कहते हैं आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद में अगली क्लास में या जब कभी भी हमें समय मिलेगा तो हम लोग आपको बता सकते हैं। हमारे लिए और आपके लिए अभी यही माध्यम बना हुआ है, तो इस माध्यम का उपयोग करिए, पढ़ाई एकदम सुनिश्चित करिए। 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और सबके अंदर पॉलिटी है ही, राजस्थान जीके भी है, तो जीके तो ये भी है, एमसीक्यू तो ये भी है, ये भी मैं राजस्थान एग्जाम से निकाल के ला रहा हूँ, तो आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।